उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और एक चीज़ समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूले देख लिए। E इज इक्वल टू माइनस dv/dr। फीलिंग आ रही है क्या? वेलोसिटी कह रहा हूँ। पोटेंशियल और आर के ग्राफ का स्लोप जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, उसका नेगेटिव। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि भाई इसको सब इधर कर दीजिए, E.dr इज इक्वल टू dv। सर एक ये हो गया। ठीक है सर, E की जगह पे आप वो रख दीजिए, क्या कहते हैं, E की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, फोर्स अपॉन क्यू। तो क्या आ जाएगा सर, F/Q dr इज इक्वल टू dv। और सर F.dr क्या होता है सर, वर्क डन होता है। यहाँ dw क्यों है, क्योंकि थोड़ा दूरी चला रहा है dr। सर एक फॉर्मूला ये आ गया सर, dw/q माइनस dv। सर इसी को ऐसे भी बोलते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट P पे लाने में जितना किया गया वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसका पोटेंशियल दिखाता है, ये दिखाता है। अब इसी को एक और चीज देखो, इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, dw की यहाँ पे क्या आ गया, du आ गया। du इज बेसिकली, u इज पोटेंशियल एनर्जी। ये तुमने एक बार और कहीं पढ़ा है, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तब तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी कुछ ऐसा लिखा रहा है dw माइनस dw लिखा रहा है, उसके यहाँ पे प्लस du लिख सकते हैं। पता है इन दोनों का मतलब क्या होता है? जहां पर भी तुम कभी, याद रखना, जहां पर भी तुम कभी किसी वर्क डन कौन करेगा भाई, फोर्स करेगा कि हम करेंगे, तुम करोगे, फोर्स हमेशा फोर्स ही करेगा। तो जब भी कभी किसी का वर्क डन, जब भी किसी का वर्क डन जो है अगर नेगेटिव हो रहा है और उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, तो समझ लेना कि वो जो फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन किया जा रहा है वो फोर्स कंजर्वेटिव है इन नेचर। बात समझे या समझना कैसे? स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स से। मान लो मैं ग्राउंड पे हूँ, मैंने बोला ये ZPL है, जीरो पोटेंशियल लाइन है, मेरी पोटेंशियल कितनी है, 0 है। अगर मैं ऊपर उठ रहा हूँ तो वर्क डन मेरा कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव इतना बताओ, वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन जल्दी बताओ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है सर, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो पोटेंशियल कैसा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ रहा है? मतलब अगर देखा जाए तो वर्क डन नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। दोनों को अगर इक्वेशन में बदलना है, इक्वेशन मतलब होता है इक्वल, तो कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो कैसा है वो ये फोर्स, ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन का। मैं सपोज इस A पॉइंट से B पॉइंट पे गया, फ्रिक्शन है, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी की बात करना, क्या हो रहा है एनर्जी में, वर्क डन कैसा तुम्हारा, वर्क डन कैसा तुम्हारा, वर्क डन पॉजिटिव है, फ्रिक्शन का इधर जा रहा है। वर्क डन कैसा तुम्हारा, नेगेटिव है, क्योंकि भाई फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा। वर्क डन नेगेटिव है और ये कैसा हुआ तुम्हारा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या आना चाहिए तुम्हारा, पोटेंशियल या जो भी एनर्जी तुम्हारी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, कम होती जा रही है एनर्जी, कम होती जा रही है एनर्जी धीरे धीरे। तो मतलब ये वाला जो लॉ है वो वैलिड नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कंजर्वेटिव नहीं है। चेक करें फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है कि सर देखो कहीं भी तुम जाओ घूम के, अगर वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो सर आपका कोई वर्क डन 0 रहेगा। ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स की भी इसमें लिखवाए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स लिखवाए थे, याद है। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जितने भी दुनिया में कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो अगर वर्क डन करेंगे तो उसके वर्क डन का नेगेटिव जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये ट्रू है, ये ट्राई किया गया, चेक किया गया। और देखो फिजिक्स हमेशा पहले देखी जाती है फिर लिखी जाती है। देखा गया कि हाँ ये रूल वैलिड हो रहा है और सारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड हो रहा है, तो जैसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है इसके लिए वैलिड होना चाहिए। तो मैंने बस क्या किया है, जहाँ पे माइनस dw था उसी में मैंने क्या लिख दिया है, कोई दिक्कत? तो ये कैसे आया, तो ये क्लियर हो गया, चलो हो गया ना क्लियर। तो हमने सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले स्टडी कर लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बेसिक बातों को। मिटा दो उसको, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, मतलब उसके आगे बस du/dr डाल देना। और क्यों लिख रहा है वो भी नीचे लिख देना, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हेनेवर देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई बताओ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? अब से देखिए एक तरीका आपने बताया बड़ा सिंपल सर फील वाला, वो है कि अगर तुम्हें किसी क्वांटिटी को बताने के लिए
डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो तुम बोलना कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अभी तीसरा भी चेक करेंगे, वो तीसरा क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अगर जरूरत ही नहीं पड़ी डायरेक्शन की तो टेंशन नहीं खत्म। मास 4 किलो बताए थे ना, 4 किलो पूरा पश्चिम फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल देखो, मैं बोलूँ पॉइंट पी में पोटेंशियल, तो पूरब में पोटेंशियल है कि पश्चिम में पोटेंशियल है, इससे फर्क पड़ता है क्या? अगर सपोज मैं ये पॉइंट देखना, ठीक है, मैं अर्थ ग्राउंड से उठ के मैं ऐसे आया, यहाँ पे आ गया, मैं ऐसे उठ के ऐसे यहाँ पे आ गया, मैं ऊपर से यहाँ पे आ गया, मैं इधर से यहाँ पे आ गया, मैं किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे पहुंच गया, तो पोटेंशियल मेरे फर्क आएगा क्या? तो सर फीलिंग तो आ रही है सर कि पोटेंशियल जो होगा कहीं ना कहीं स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन सर देखिए फीलिंग एक अलग चीज़ है और मैथमेटिकल प्रूफ भी एक अलग चीज़ है। तो दोनों सर दोनों देख लो भाई। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने? कभी ये फॉर्मूला सुना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी देखा है ये फॉर्मूला? कब देखा है? हाँ देखा है ना, ठीक है। अब सर देखिए सिंपल है सर, मैथमेटिकली प्रूफ करो सर। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर? क्या होता है? स्केलर। सर ये ठीक है, तो क्लियरली दिमाग में फिट कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो फीलिंग वाले तरीके से कि सर साइन की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरा कि सर मैथमेटिकली प्रूव हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो अगली बार से टेंशन लेना है डायरेक्शन वगैरह का, कहीं भी से भी किधर से भी तुम आ रहे हो, इन्फिनिटी पे तुम इधर से आए, इधर से आए, इधर से किधर से पॉइंट पहुंच गए तो पोटेंशियल तुम्हारा सेम होगा। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन चैप्टर मैंने 11th में छुड़वा दिया था, आज तुमको समझ में आएगा क्यों छुड़वाया था। क्योंकि देखो डायमेंशंस बड़ा सिंपल चैप्टर होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको। अब जैसे मैं तुमको बोल दूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो तुम लिखोगे वर्क डन इक्वल टू सर एफ डॉट एक्स। एफ क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स। तुम बोलोगे सर मास का क्या होता है? एम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल अपॉन टी माइनस 2 टी स्क्वायर। एक्स का क्या होगा? एल। तो क्या आ गया सर? एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। सर ये वर्क डन का आ गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, लिख दिए, सिंपल हो गया, डायमेंशन हो गया। अब मैं तुमको बोलूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तुम गायब, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो जो लोग यूनिट डायमेंशन 11th में पढ़ते हैं पूरा फॉर्मूला बैठ के रटते हैं, मतलब नहीं, हमें तरीका सीख लेना कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। आगे जब फॉर्मूला आएगा तो हम फॉर्मूले में डाल के डायमेंशन निकाल लेंगे। आज वक्त आया है तुम्हें बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल के बताओ। निकाल के बताओ जरा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल के बताओ तुरंत। तो सर देखिए सर डायमेंशन लिखने के लिए हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए सर आपके पास। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कई सारे फॉर्मूले हैं। एक तो सर ये ई डॉट डी आर वाला है सर, एक तो आपके पास ये वाला है माइनस डब्ल्यू बाई क्यू वाला है सर, एक तो आपके पास ये वाला है डी यू बाई क्यू वाला है। तीनों में से जो तुम्हारा मन करे उठा लो, हमको बस डायमेंशन बताओ। कितना आ रहा है? कियो ना, सॉल्व कियो ना। चलो देखो इधर देखो, तुम लोग कर लोगे मुझे पता है, सिंपल है यार। देखो कोई भी उठा लेना इसमें से, मान लो तुमको ये, मान लो अगर तुमने ये उठाया, मैं तीनों से करके दिखा दूं क्या? एक दिखा देता हूँ। देखो ई डॉट डी आर वाला, तो सर देखिए वी इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सर याद नहीं आ रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स अपॉन क्यू डॉट डी आर। फोर्स सर क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी, सॉरी एल स्क्वायर नहीं, एल टी माइनस 2। चार्ज का क्या होता है सर? एम्पियर सेकेंड, तो ए टी हो गया। और सर डी आर का क्या हो गया? एल। तो क्या हो गया सर? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एक तो ये है, ये ऊपर जाएगा, इंटू ए माइनस 1। डायमेंशन लिख लिए। डायमेंशन कभी रटना मत, कभी मत रटना वरना पागल हो जाओगे, ठीक है? बस उसको समझना। डायमेंशन क्लियर हो गया, मतलब ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्लियर हो गया, इसका डायमेंशन हमने क्लियर कर लिया। अब आते जरा यूनिट पे, जरा इसके सारे यूनिट बताओ तो फटाक से। इतना इससे समझा रहे हैं ना ताकि कोई तुमको जेई लेवल का सवाल कुछ हिला ना पाए। बोर्ड के लेवल के लिए बहुत चिंदी बोर्ड में रट हो जाता है, लेकिन सवाल जेई के सब डेप्थ से पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा तुमसे कि टेल मी द यूनिट ऑफ पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन CGS। अब पता है जितना पढ़ाए हैं उससे तुम सवाल लगा सकते हो ये वाला, वैसे ऐसे सवाल आएगा, टेल मी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन CGS। पर मैंने तो अभी तुमसे पूछा है SI पूछा, पहले तो SI वाला निकालो। सिंपल होता है सर, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए सर, यूनिट डाल लीजिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड और DR अगर ये वाला लेते हैं सर माइनस प्लस है तो सर यूनिट को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सर क्या करिए E का क्या FIQ लिख दीजिए, DR हो गया सर, F का क्या लिखेंगे न्यूटन लिखेंगे सर, ये लिखेंगे सर एम्पियर सेकेंड, ये सर मीटर हो जाएगा, तो सर न्यूटन मीटर एम्पियर सेकेंड, ठीक है यूनिट हो गई। चलो कोई बात नहीं। अब जरा CGS में बताओ, CGS में देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी के सम्मान में रखा गया है, जैसे एम्पियर सम्मान में रखा गया है, वैसे वोल्ट किसी के सम्मान में रखा गया है। वो तो जो यूनिट बताए थे, अच्छा SI यूनिट मतलब समझते हो ना तुम लोग, वो जो न्यूटन के टर्म में आती है, ठीक है, और ये तो एक सम्मान में रखा गया, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय सेकेंड, जूल पर सेकेंड भी होता है। कैसे आया ये बताओगे? जूल पर सेकेंड नहीं, जूल पर कूलम होगा यार। अब समझ आ जाएगा ना सर। V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है सर वहां देखिए ना, जूल बाई कूलम आ रहा है सर। अब सर इस सवाल पे आओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन CGS। तो सर CGS, अब सर कुछ करना नहीं होगा सर, मुझे सब CGS बदलना है सर, तो इस क्वांटिटी को जो जूल में है उसको CGS में डाल दें। जैसे मैं तुमसे बोलूँ यार कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है भाई साहब? फोर्स की है। अब मैं बोलूँ इसका CGS लिखो, तुम बोलो कुछ नहीं सर, सबको CGS बदल दीजिए। किलोग्राम CGS में क्या होता है सर? ग्राम। मीटर क्या होता है सर? सेंटीमीटर। और टाइम क्या होता है सर? वही रहता है सर, ये CGS यूनिट हो गई। तो मैं से तुम्हें बोल रहा हूँ जूल पर कूलम, ये तुम्हारी SI यूनिट है या MKS है, इसको CGS में कन्वर्ट करो कन्वर्ट। देखो इधर देखना पड़ेगा, इधर जूल। आज तक तुमको नहीं पता है कि जूल को CGS में क्या बोलते हैं, आज बता दे रहे हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अर्ग देते हैं ना, अर्ग उधर किधर, अरे क्या होता है यार, कौन सा त्यौहार है, दिवाली के बाद आता है, छठ पूजा, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, अर्घ, वैसा वाला अर्घ है ये, ERG अर्घ, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्घ। अर्घ इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, मतलब सर यहाँ पे जूल के हम लोग क्या रख देंगे? 10⁷ अर्घ रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कूलम चार्ज के लिए बताया था तुमको, याद है? तुम लोग को याद होगा, ESU बताए थे, EMU बताए थे। ESU होता है कितना? 3 × 10⁹, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। और ये बताए थे, EMU बताए थे 1/10, 1 EMU इक्वल टू 1/10 कूलम बताए थे। ये दोनों की दोनों ही जो है CGS यूनिट है चार्ज की। अब क्या करना है? ये डाल देना, ये डाल देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा तुम्हारा कन्वर्जन। करके देख लो भाई, हम हाँ बेटा, तो 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम बताए थे। हाँ तो ठीक है, वही है, तो यहाँ पे 1/10 लिखे हैं, देखो सही तो लिखे हैं हम। 1 EMU तो 1/10 हो जाएगा ना, सही तो है। मतलब याद करो, हमको भी ये सब चीजें याद नहीं थी, हमको याद करनी पड़ रही हैं, तुम लोग भी याद कर लो। करो सॉल्व करो इसको। ये देखो यहाँ पे लिखो 10⁷ ESU। 1 जूल में कितना ESU होता है? 10⁷ ESU होता है। अरे सर ESU कह रहे हैं, अर्ग। और यहाँ पे कूलम की जगह पे अगर मैंने ESU में डाला तो क्या रहेगा? 3 × 10⁹। अब जो सॉल्व करके आएगा तुम्हारा, वो आएगा 1 वोल्ट बराबर इतना एनर्जी। 1 वोल्ट जो है वो तुम्हारी कैसी यूनिट है? SI यूनिट। 1 वोल्ट के बराबर ये इतना पूरा होता है। तो what are the SI units? It can be erg upon ESU, can be erg upon EMU। ये दोनों यूनिट CGS यूनिट हैं, CGS यूनिट। अब जैसे तुमको पता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट में कितने CGS वाले वोल्ट होंगे। ये वोल्ट कैसी यूनिट है? SI वाली है। ये कैसी यूनिट है? SI वाली है। ये CGS वाली, दोनों का इंटर कन्वर्जन तुमको पता चल गया है। तो ये जब डालोगे 1 वोल्ट 1 जूल अपन कूलम होता है, जूल की जगह मैंने CGS डाल दिया।
सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा उतना बराबर 1 वोल्ट होता है। मैं तुमको डायरेक्ट आंसर लिखवा दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना। वन अपॉन 300 ऐसा कुछ आ रहा है, अर्ग अपॉन ESU, और उसका कुछ आएगा 10 की पावर 8 आएगा दूसरा वाला करोगे तो। जब ये अभी तो तुमने क्या डाला यहाँ पे, ये EMU डाला ना, जब ESU डालोगे तो कुछ और आएगा। तो दोनों निकाल लेना, ये सब चिंदी सवाल हैं, आते नहीं हैं, लेकिन पता तो रहना चाहिए हम लोग को कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि अगर आपको E दिया रहेगा तो V निकाल लोगे, V दिया रहेगा तो E निकाल लोगे। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अगला जो पॉइंट हमारा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन यू कैन फाइंड V, इफ V इज गिवन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। किसी पॉइंट पे तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। बोलो, जैसे करके देखते हैं हम लोग इसको। एक मेरा पॉजिटिव चार्ज Q, R डिस्टेंस की दूरी पर, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होती है, 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन लिखे, E लिख दिए तो क्या होगा मतलब इसका, सर बीच में कुछ मीडियम चेंज नहीं, बीच में सर कुछ और मीडियम होगा, कोई और बड़ा होगा, एयर के अलावा कुछ होगा। ठीक है, खैर एप्सिलॉन नॉट लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन R स्क्वायर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सर हमको इस पॉइंट P पे। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो क्या हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। E डॉट डी आर, R स्क्वायर होता है ना, E डॉट डी आर क्या आ जाएगा, E हो गया तो E डॉट डी आर कर देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डी आर, माइनस साइन लगा देंगे तो ये क्या हो गया, V आ गया। देखो मैं बस क्या किया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, उससे मैं पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा हूं एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस की दूरी पर, कुछ भी अलग से नहीं ले रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देख लो, अब यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला शुरू हो गया। आज तक हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का पहले फॉर्मूला पढ़े थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े। इलेक्ट्रिक फोर्स वाले फॉर्मूले में क्या होता था, 2 Q आते थे तो फोर्स अपन Q कहते, Q गायब हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, K Q अपॉन R स्क्वायर आता था। आज एक R भी गायब हो गया, फॉर्मूला सिंपल चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी तुम लोग डायरेक्ट कैसे लिख लिए, अरे बाबा डी आर अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो -1 अपॉन R आएगा, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन R आ जाएगा। तो मैंने निकाल लिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से पोटेंशियल निकाल लिया ना मैंने। अभी पोटेंशियल दिया तुमको, अभी देखो दूसरी लाइन में तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है। अब देखो तुम इसको ब्रॉड लेवल में सोचना कि तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और तुमसे कोई पूछ दिया पोटेंशियल बताओ, तो घबरा नहीं जाने का, E लिखने का, DR लिखने का, इंटीग्रेट कर देने का। तुम्हें किसी काइंड पोटेंशियल दिया हुआ है, तुमसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अब क्या करूं, वहां इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो अब मुझे सपोज मान लो, अब देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें और अगर हम वापस यहाँ पहुंच जाएं तो मजा आ जाए। ठीक है, मुझे सपोज P पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R। तो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, करते हैं डिफरेंशिएट का रूल क्लियर है, कांस्टेंट को कोई असर नहीं पड़ता है, कांस्टेंट को असर पड़ता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 2x तो क्या होता है, ये ट्रू तो ऐसे ही रहता है, x पे डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे इट इज रहने वाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। 1 अपॉन R का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, R की पावर -1 dr। चार्ज क्या करते हैं हम लोग, उसमें डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाते हैं ना कि नहीं घटाते हैं यार, क्या होता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, 2x होता है, जो भी चार्ज दिया रहता है उसको उससे आगे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R -1 तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक माइनस कर देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर आ गया। बोलो,
अभी ये dV बाई dr है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस dV बाई dr होता है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया मैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पहुंच गया वहीं पे। तो ये बात ये चिल्ला के बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हो तो पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, प्रूफ भी हो गया, क्लियर है ये बात। तो आगे से किसी जगह पे ऐसा रहे तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। अब देखो उसी बात को, चलो थोड़ा वैसे कर लो कि आगे कर लेंगे अपन। अब उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो तो था पॉइंट चार्ज के लिए, एक और चीज़ होती है वो उसको ये बना लेना, ये डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब पता है क्या सर? हाँ, तो डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है सर? एक और होता है सर कंटिन्यूस चार्ज होता है सर, पता है क्या सर इसका मतलब? तुम लोग को तो पता होना चाहिए सर। डिस्क्रीट चार्ज देखिए सर, अभी क्या था, अभी तक कर रहे थे आप एक चार्ज ले रहे थे सर, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे थे, पोटेंशियल स्टडी कर रहे थे सर। मान लीजिए सर एक चार्ज से ज़्यादा चार्ज आ गया तो Q1, Q2, Q3, Q4 याद है? तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं सर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, इसके से लिख लीजिए, सबका सुपर इम्पोज कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखे थे याद है हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 3, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई 4, करते थे ना ऐसे, याद है? कि सर कोई टेंशन नहीं, देखिए सर जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर वो 1 to 1 बॉडी डिपेंड करती है, उसका सर इन सब से असर नहीं पड़ता है सर। एक का लिख लीजिए, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथा लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जा रहा है तो पोटेंशियल पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात नोट करके लिखनी है कि फॉर द डिस्क्रीट चार्ज एज वेल, देखो कंटिन्यूस चार्ज क्या होता है दीदी? ये हो गया डिस्क्रीट चार्जेस, कई सारे हैं लेकिन अलग अलग है। कंटिन्यूस चार्ज क्या होगा? पूरा मिला हुआ है आपस में, और यहाँ पे पूरे बॉडी पे क्यू चार्ज है। अब तुम खुद सोचो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस चार्ज से दूरी कुछ अलग होगी, इससे कुछ अलग होगी, इससे कुछ अलग होगी। तो ये क्या है? ये भी सब डिस्क्रीट लेकिन सब पूरे क्या है? मिले हुए हैं आपस में। तो कंटिन्यूस में क्या करते हैं? छोटा सा सेक्शन काटते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, यह तरीका इसमें आता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? सबका अलग अलग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे इवन ड्यू टू लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, ठीक है, dq अपॉन r स्क्वायर, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सबके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि भाई dq छोटा चार्ज है, ऐसे से बहुत छोटे छोटे चार्ज होंगे, बहुत छोटी छोटी दूरियां होंगी, सबको जोड़ेंगे तो उसके पूरे वैसे आ जाएगा। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग, जो कंटिन्यूस चार्ज रहता है, और जब डिस्क्रीट चार्ज रहता है सबके से अलग अलग निकाल लेते हैं, सबको लाके जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका बताए थे, ऐसा नहीं जोड़ देंगे 2 3 5, मान लो सपोज 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, तुम जोड़ दिए बस 3 2 5 5 10 13, ऐसा नहीं कर देंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ऐड करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो एंगल आएगा निकाल लेंगे। या फिर सर हमको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता है सर, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं सर, फिर टेल से हेड जोड़ देते हैं, उसका रिजल्टेंट आता है, वैसे जोड़ेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है ना? चलो तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा तो मतलब सर सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल जो होता है सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी एग्जिस्ट करता है। सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल समझ रहे हो ना, कि मतलब एक चार्ज हो या 10 चार्ज हो, अलग सबको जोड़ लेंगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे एग्जिस्ट करता है सर कूलम सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे करता है सर, और सर पोटेंशियल पे भी करता है। मतलब सर एक चार्ज दिया हो तो पहले निकाल लो सबका और फिर सबको लाके जोड़ दो। अब स्केलर में करेंगे तो क्या होगा? सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल स्केलर पे लगाना, सॉरी पोटेंशियल पे लगाना आसान है कि वेक्टर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाना आसान है? मैंने आंसर पहले बता दिया था, क्योंकि सर वो स्केलर है सर, पोटेंशियल स्केलर है सर, आप सीधे 2 3 5 10 13 जोड़ देना सर। लेकिन सर आप वेक्टर पे लगाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाओगे तो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो मतलब तीनों पे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल लग सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात सीखने की थी। कल को मतलब सर अगर हमारे सामने 4 या 5 चार्ज आ जाएगा ना, हम टेंशन नहीं लेंगे सर, हम एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का, चौथे पांचवें का, सबको जोड़ देंगे सर, खत्म, ठीक है। यही सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल होता है। तुम लोग के लेवल पे ये सब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए। हो सकता है कभी कभार जेई का दिमाग घूम जाए, दे दे कभी कभी, तो ऐसा आ सकता है, तो आएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को आता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो
आलोक बड़ा सिंपल है। अब वही वाला केस तुम लोग को पुराने दिन याद आ रहा होंगे, डेजावू। डेजावू पता है क्या होता है? डेजावू इंग्लिश का एक वर्ड होता है, डेजावू। डेजावू मतलब होता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि जो चीज़ अभी हो रही है वो पहले भी हो चुकी है, उसको बोलते हैं डेजावू। जैसे तुम लोग को भी डेजावू आने वाला, देखो कुछ याद आ रहा है? थोड़ा डेजावू हो रहा है। ऐसा डायग्राम ने एक बार बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त, याद है? फिर बोला था कि गॉस लॉ से करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, इससे करेंगे थोड़ा समय लगेगा। तो अब हम लोग ये देखो 3 चीज़ें क्या हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की अच्छी बात क्या होती है कि एक ही पॉइंट पे सब कुछ होता है। पॉइंट चार्ज हालांकि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जैसे कि हमारी फुटबॉल होती है। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, जैसे हमारा तरबूज होता है, ठीक है। अब हमें सबकी वजह से पहले हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट अ डिस्टेंस आर आर आर। अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो बोलो सर कुछ नहीं सर, अभी तो आपने सिंपल करके दिखा दिया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बोलिए सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था सर? के क्यू बाई आर। एक आर तो खा गया ना, ई डॉट डी आर किए थे तो ई से डी आर मल्टीप्लाई हुआ तो एक आर खा गया उसका, के क्यू बाई आर। मतलब सर अगर सर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, मान लो पी पे लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सब क्यू चार्जेस के ऊपर है, क्यू चार्जेस के ऊपर है, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ऐसे इसके लिए भी सेम रहेगा। देखो बेटा जब भी हम लोग कभी बाहर से चीज़ों को देखते हैं तो हर एक चीज़ हमारे लिए कैसी है? पॉइंट चार्ज। सेम नहीं, पॉइंट चार्ज है। दूर से देखोगे वो चीज़ तुमको पॉइंट ही नजर आएगी ना। हम लोग को भाई चांद कैसा नजर आता है? ये छोटा सा नजर आता है कितना बड़ा? तारे और छोटे नजर आते, जितना दूर जाओगे तुम पॉइंट नजर आएगा। तो जब भी हम लोग किसी बॉडी के बाहर आते हैं तो वो बॉडी कैसी बन जाती है? पॉइंट चार्ज। मतलब क्या कि जो फॉर्मूला तुम पॉइंट चार्ज पे लगा रहे थे वो फॉर्मूला तुम यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। पॉइंट चार्ज और बॉडी में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या होता है? देखो क्या दिक्कत है, मान लो इस पॉइंट पी पे मुझको निकालना है तो कुछ चार्ज यहाँ पे है, इसका दूरी अलग है, इसका दूरी अलग है, सबका दूरी अलग अलग है ना, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जब भी किसी बॉडी से बाहर आते हैं उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? एज अ पॉइंट चार्ज। इसके अंदर जाओगे नहीं जा पाओगे, इसके अंदर चले जा सकते हो, जा सकते हो। जरा समझना हिमांशु, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम लोग अच्छे से पता है कि सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सर जितना दूर जाते हैं कम होती जाएगी, क्योंकि सर फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सर एक आर खा जाते हैं, क्योंकि सर यही तो फॉर्मूला था, ई डॉट डी आर ही तो होता है डीवी। सर एक आर तो खाएंगे ना सर, मल्टीप्लाई करेंगे डी आर से यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये फॉर्मूले सब याद रखना, ठीक है। चलिए सर तो ठीक हो गया। सर अंदर चलिए जरा, तो अंदर चलो। अंदर जब आए थे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? 0 आई थी। अब जरा समझना, ठीक है। यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आया था इस पॉइंट पे, सरफेस पे आया था, कुछ आया था, क्या आया था? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई सर आर स्क्वायर। सर अब दूरी क्या हो जाएगी? सर ये रेडियस आर है, पहले सर वही था आर था तो आर लिख रहे थे, अब कैपिटल आर हो गया, यही था। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी और जैसे अंदर वहां पे गायब हो गई। अब जरा समझना इलेक्ट्रिक फील्ड गायब होने पे क्या होगा? ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी होता है भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस एट अ डिस्टेंस आर, तो हमने लिख दिया व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताओ? तो जब भी पोटेंशियल की बात किया करो सर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया करो। तो मैंने बता दिया बेटा, देखो यही तो लिखे हैं, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, तो पोटेंशियल कितना होगा? कुछ नहीं सर, एक आर उड़ा दो। तो मैंने कितना बोल दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब बोला बेटा मैं अंदर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल कितना? जैसे ही तुम बोले सर आर उड़ा दो, तो तुम 0 बचा है, उसमें क्या उड़ाओगे? पोटेंशियल 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। समझना रहा कैसे? सर पोटेंशियल सर ये होता है ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी। इफ ई इज 0, if E is 0, this whole quantity is 0, that means dV is 0. बोलो, and what is dV? Change in potential, मतलब कि पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा,
तो यहाँ पे जितना था अंदर भी उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, जीरो होगा, लेकिन वो dv जीरो हो रहा है। ये बात फिर से एक बार दिमाग में फिट कर लो कि E डॉट dr is not equal to v, it is equal to dv, that is change in potential. So if electric field is not present anywhere, the potential is not going to be zero, it is going to be constant. And obviously होना चाहिए ना वो चीज। जैसे मान लो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थोड़ी जाती है, जितनी है उतनी है। मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है 1/सपोज 20 मीटर पर सेकंड से, सो 20 मीटर पर सेकंड मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी। अब मैं फोर्स नहीं लगा उसका मतलब ये थोड़ी एनर्जी जीरो हो गई, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, dv इज जीरो। सो क्लियर हुआ? मतलब क्या सर, अंदर क्या होगा इसके पोटेंशियल 1/4πε0 q/r, r² मत बोल देना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। सरफेस पे क्यों रहता है, अंदर क्यों नहीं आता है? देखो ऐसा तुमको एक दिन वो सवाल पूछे तो तुम लोग बताए नहीं ना, वो घिसने वाला ऐसे वाला बताए नहीं ना तुम लोग। जब तक उस सवाल के सोल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे ना, बताए थे हम खुद बता दिए थे क्या, उस सवाल के सोल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो फीलिंग नहीं है कि वो कंडक्टर वाला। जब मैं तुम्हें कंडक्टर बोलता हूँ 10 तक तो सिंपल था यार, अरे सर जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो कंडक्टर है, जो ये वो, लेकिन 12th में आके कंडक्टर को फिर से एक बार फील करना पड़ेगा। कंडक्टर क्या चीज़, जो चीज़ करंट वरेंट फ्लो करे वो बच्चों वाला है, जो चीज़ सर चार्ज को फ्लो करे, ये ज़्यादा डीप डेफिनेशन है। अब तुम क्या करोगे, सपोज मान लो तुमको ने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, छोटा सा कंडक्टर लिया तुमने, अगर किसी उसके पॉइंट पे तुमने चार्ज रखा ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने इतना चार्ज दे दिया, जैसे हम लोग मान लो करते हैं ना, मान लो अमरूद है तो अमरूद में हमने इसके ऊपर वाले पे थोड़ा सा नमक रख दिया, तो नमक वही पड़ा रहेगा ना, वो तो वही रहेगा ना, नमक भाग जाएगा चारों तरफ से, वही रहेगा। लेकिन कंडक्टर जब है ना तो उसके इसमें ऐसा नहीं होगा, जैसे तुम चार्ज रखोगे तुरंत चार्ज सारा फैल जाएगा, समझ रहे हो। और वही तुम अगर इंसुलेटर रखोगे, जहाँ पे चार्ज रखे रहोगे वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि वो फ्लो नहीं करने देता उसको। तो ये है बेसिक डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसीलिए जब भी हम लोग कभी कंडक्टर, समझ मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को चार्ज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट काम है कंडक्टर चार्ज करना। सुनने में लग रहा है ना कि कंडक्टर को चार्ज करना, तुम जैसे चार्ज करते हो ना कंडक्टर को, जैसे किसी चीज से टच हुआ तुरंत सारा चार्ज भेज देगा बाहर। वही तुम्हारे इंसुलेटर को चार्ज कर दो, एक बार चार्ज करो तो पड़ा रहेगा वो आराम से। लेकिन कंडक्टर को तुमने चार्ज किया और जैसे किसी चीज से टकराया वो, अगर वो भी कंडक्टर है तुरंत क्या करेगा, ले लेगा उससे। तो कंडक्टर चार्ज करना डिफिकल्ट होता है, आगे हम स्टडी करेंगे सब चीज़ों को। फिलहाल ये समझ में आया कि अंदर जाके क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली बार तुम्हें बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब समझ लेना कि सर वहाँ पे अब कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, तो फोर्स लगेगा नहीं। जब फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो सर dv इक्वल टू -dw/r। जब सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई फोर्स नहीं रहेगा, कोई फोर्स नहीं रहेगा तो कोई वर्क डन नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा पूरा जीरो आएगा। तो सर dv जीरो होगा, dv जीरो मतलब कि जितना पोटेंशियल था उतना ही सेम रहेगा। अब जरा इसमें आओ, बाहर तो उसका भी क्लियर है सर, जब भी कोई चीज बाहर जाएंगे तो पॉइंट चार्ज हो जाएगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 q/r। लेकिन सर अंदर गए तो क्या होगा, अब इसके लिए तुमको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, और तुम लोगों ने वो लेक्चर सुना है, पढ़ा है, तो बताओ अंदर जाते पे क्या होता है। यहाँ पे चार्ज के, क्योंकि देखो ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर तो क्या है, पूरा चार्ज हर तरफ है। यहाँ पे तो बीच में कोई जगह नहीं थी तो कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ पे चार्ज हर तरफ है। तो यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे ना, वो कुछ आर के टर्म में आता था, लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या करना, उसमें से एक आर उड़ा देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में आर उड़ा देना, जो आ जाएगा। इसका सीधे सीधे फैक्टफुल आंसर है, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ जाता है। सेंटर पे मैं बता दे रहा हूँ कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस बता दे रहा हूँ, लिख लो, उसको याद कर लेना। V पोटेंशियल एट सेंटर एंड V एट सरफेस, लिख दे रहा हूँ, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसको, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना कि सॉलिड स्फीयर में क्या होता है। जो मेजर फॉर्मूला है वो है V इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को ना, V इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। अच्छा बताओ, इस पॉइंट पर हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल कितना होगा, बताओ, नहीं दिक्कत है तो। सर जो सरफेस पे होगा वह यहाँ होगा,
लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर आने पे जो फॉर्मूला चलता है वही चलता है, लिखने जा रहा हूँ, देख लो 1/4 पाई, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना था, बहुत कम फॉर्मूला तो मैं याद करने को बोलता हूँ मैं, इसको याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना पूरा इक्वेशन बदलेगी, Q/2R 3 माइनस R² अपॉन R, स्मॉल R² अपॉन कैपिटल R²। ये इनसाइड के लिए है, मतलब यहां से यहां तक के लिए है बस, सरफेस तो तुमको पता ही है इसका क्या होगा, इनसाइड के लिए है ये। सेंटर पे जाएंगे तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, यार 0 हो जाएगी, सेंटर के लिए आ जाएगा, सेंटर पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो निकाल लेगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर इज अ सॉलिड स्फीयर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल द पोटेंशियल, तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो करा ही थे, तो मतलब हम लोग को अब हर एक चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालने आ गया है, ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्रेक दे देंगे, छोटा सा बस पॉइंट है सिंपल वाला। ये फॉर्मूला याद कर लेना यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R ब्रैकेट में 3 माइनस R² अपॉन R², ठीक है, 1/4 Q/2R ब्रैकेट में 3 माइनस R² अपॉन R², याद रखना बहुत जरूरी है इस फॉर्मूले को। ये स्फीयर के अंदर बताता है, हॉलो स्फीयर में तो पोटेंशियल सेम होगा, जो सरफेस पे रहेगा वही रहेगा, पॉइंट चार्ज में सर अंदर आप जा नहीं सकते, तो मतलब ही खत्म हो गया। बाकी सर आप सॉलिड स्फीयर में जाओगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला याद हो गया है तो बोल दो अलग, फिर से तो एक बार लिख दें हम, वी इनसाइड इक्वल क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट, क्या आर, कौन सा आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, वेयर आर इज सर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर एंड व्हाट इज कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस, ओके। व्हाट इज क्यू, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। अब जरा देखो इधर एक बात छोटी सी, तुम लोग समझदार हो, मतलब समझदारों के लिए मतलब बस बोल सॉल्व करने नहीं तो अपने आप बता दोगे तुम लोग। एक पॉइंट चार्ज हमने क्यू लिया, यहाँ पे हमने एक पकड़ा पॉइंट पी, सेम वही कंडीशन, प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, उतनी दूरी पे एक पॉइंट पकड़ा पी, सेम चार्ज सबको सेम है, फर्क क्या है, यहाँ पर ये जो है ये एयर है और यहाँ पे मीडियम है कोई, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद था क्या होता था, क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद है, उतने टाइम्स कम हो जाती थी, नहीं याद है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। परमिटिविटी मतलब एक चीज, एक ताकत होती है मीडियम की जो फील्ड लाइंस को पकड़ पकड़ के मारती है, जितना ज़्यादा परमिटिविटी उतना फील्ड लाइंस खत्म होगी, ठीक है। तो ये होती, और इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या फिर बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अदिति डी की यूनिट बताओ, यूनिट लेस, सर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ये दिमाग चलाते रहने का है ना। तो अभी देखो ये होता है, हम लोग पढ़ते थे ना, याद है नहीं तुमको आलोक, ई मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जितना भी एयर में रहता है सर उतने गुना कम हो जाता है सर, याद है। तो वही सेम चीज अब पूछ रहा है पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल एक बार इसका निकाल लो, एक बार पोटेंशियल इसका इस मीडियम में निकाल लो, मान लो इसकी परमिटिविटी जो है, सॉरी इसकी ई है, इसकी ई नॉट है, लिख लो, सॉल्व करके देख लो। होशियार बच्चा तो सीधे बोल देगा सर देखिए हम बताएं सर क्या होगा, पोटेंशियल इन एयर अपॉन पोटेंशियल इन मीडियम विल बी इक्वल टू सर अगेन डी। होशियार बच्चा बोलेगा सर यही आएगा, मतलब सर अगर आप मीडियम में बैठे हैं सर तो जितना भी एयर में था ना पोटेंशियल आपका, जितना भी पोटेंशियल एयर में था उसका बाई डी कम हो जाएगा, उतना डी गुना कम हो जाएगा सर, सीधे बच्चा बोल देगा। सर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे वही सर आप इलेक्ट्रिक फोर्स में भी करना और सर वही आप पोटेंशियल में भी करना। लेकिन कोई बोले, मतलब अदिति बैठी है पहली क्लास में आज, वो बोले कि सर कैसे, हम तो नहीं मानेंगे, तो भाई प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करके बताओ। प्रूफ करने के लिए कुछ सिंपल अदिति देखो, तुम नहीं मानोगे तो हम बोलेंगे, हम चलो साइड में लिख दे रहे जो हम यहाँ पे बता रहे थे, P
मीडियम, कोई भी मीडियम मतलब कोई भी मीडियम एयर के अलावा जितना भी पोटेंशियल होगा उसका, जितना भी एयर में था पोटेंशियल उसका डी गुना कम हो जाएगा। डी क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो कस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नाम और क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। डी इज इक्वल टू, और रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है ई नॉट, ई नॉट क्या होता है एयर की परमिटिविटी होती है और ये क्या होती है मीडियम की होती है। तो ये दोनों चीज याद रखना। अब देखो हमको वो लेके आना है। मैंने कहा ठीक है यार इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है ना, कोई बड़ी बात नहीं, मैं लिख देता हूं। क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। R स्क्वायर तो रहेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े लिख रहे हैं, पोटेंशियल लिख रहे हैं ना सर। अब इस पॉइंट बताइए यहाँ पे सर पॉइंट P आपका, इस पे बताइए कुछ नहीं। P पोटेंशियल एट पॉइंट P इन मीडियम 1/4 पाई E, क्योंकि मीडियम बदल गया, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं E। चार्ज तो वही रहेगा Q, डिस्टेंस वही रहेगा R, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। P एयर एंड P मीडियम, ये पूरा कट जाएगा 1/4 पाई, Q कट जाएगा, R कट जाएगा 1/E नॉट अपॉन 1/E E करो P एयर अपॉन P मीडियम E अपॉन E नॉट, और E अपॉन E नॉट को क्या बोलते हैं सर आगे वहां पे। तो ये तो हो गई मैथ की बात। जो सीरियस फिजिक्स वाली बात है वो क्या है कि सर मतलब मैं समझ रहा हूं सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सर नॉर्मल एयर में है तो है, अगर सर आपने कोई और मीडियम डाला तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने गुना सर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि सर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खा जाएगा ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। सर पोटेंशियल भी सेम होगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहां से, पोटेंशियल से तो आती है। E डॉट डी आर इक्वल टू डी वी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई सर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। सर फोर्स भी वैसा ही होगा सर, फोर्स कहां से था इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो फोर्स भी कम हो जाएगा। मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल तीनों उतने गुना कम हो जाते हैं जितना गुना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? तो अगली बार सीरीज को अप्लाई करना, चीज समझ लो, ठीक है।